मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चालू है नहीं है? क्या कहा? सुन लिया मैंने। चलिए, बढ़ते हैं आगे और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। गुडविल वाले को ये कहता है कि कुत्ते बिल्ली चूहे वाली गुडविल हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। हम बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के प्रकार। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू two types, two categories. One is purchased goodwill and second is self generated goodwill. वैसे तो नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है कि परचेज गुडविल क्या होगी और सेल्फ जनरेटेड क्या होगी। फिर भी एज पर थियरिटिकल पोर्शन हम पढ़ लेते हैं इसका। परचेज गुडविल वो होती है जिसको आप पैसे देकर या किसी अदर असेट्स के बदले में एक्वायर करते हैं। Purchase goodwill is that goodwill which is acquired by a firm for a consideration whether paid in cash or kind, या kind का मतलब है in exchange of any other asset other than cash, क्योंकि कैश के लिए तो यहाँ ऑथर कह ही रहा है। सर ये कैसे पता लगेगा गुडविल पे करी नहीं करी, कैसे खरीदी नहीं खरीदी? तो जब भी आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं तो समझिए उसे कि आप उसकी असेट्स परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए एक बिजनेस में 50 लाख की असेट्स है, तो आप उसे 50 लाख रुपए में खरीदेंगे क्योंकि उसकी असेट्स की वैल्यू 50 लाख है। अब आपसे कह दिया जाए कि आपको 10 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाना है इस बिजनेस का, तो अब आप उसे कितने में खरीदेंगे? 40 लाख में। 50 लाख माइनस 10 लाख। क्यों? क्योंकि 10 लाख आपने कर्ज के भी तो थर्ड पर्सन को देने हैं। तो 40 लाख आप पिछले ओनर को देंगे जिससे आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं, प्लस 10 लाख का आप कर्ज चुकाएंगे, तो आपको तो वापस से वही 50 लाख में पड़ा। तो बिजनेस की वैल्यूएशन आपके लिए तो 50 लाख ही थी। पहले केस में जब मैंने कहा कि असेट्स 50 लाख की है, आपको टोटल 50 लाख देने, तो आपने पूरे 50 लाख दे दिए। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको 10 लाख का कर्ज और चुकाना है, तो आप पिछले ओनर को 10 लाख कम दे रहे हैं, आप 40 लाख दे रहे हैं, क्योंकि 10 लाख का आप कर्ज चुकाएंगे। लेकिन अब मैं कहूँ आपसे कि असेट्स की वैल्यू तो वही 50 लाख, कर्ज वही 10 लाख चुकाना है आपको, लेकिन आपको टोटल देने हैं 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपीज़। तो सर अब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा किसके बढ़ा दिए आपने? ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गुडविल के। वॉट एवर मनी दैट यू आर पेइंग इन एक्सेस ऑफ नेट वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज से ज़्यादा जो भी आप पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। और उस अमाउंट ऑफ गुडविल को कहेंगे परचेज्ड गुडविल। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। वो 5 लाख जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो ही उस गुडविल की वैल्यू होगी। समझे बात को? इसी बात को मैंने आपको एक और एग्जांपल लिख के समझा दिया है। एक कंपनी है ए बी कंपनी एक्वायर्स एक्स वाई बिजनेस फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख। नेट कह दिया इसने, 10 लाख रुपए नेट देने। अब उसमें जो असेट्स की वैल्यू है, असेट्स एक्वायर्ड वर वैल्यूड एट ₹20 लाख एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर वर ऑफ 12 लाख। 12 लाख की असेट साथ में आ रही है और 20 लाख की असेट साथ में आ रही हैं और 12 लाख की लाइबिलिटी साथ में आ रही है। तो नेट डिफरेंस कितना हुआ? 8 लाख। आपने कितना ओनर को देना है? 8 लाख। लेकिन ऊपर लिखा हुआ लाइन में आपने दिया है 10 लाख। तो 2 लाख यू हैव पेड इन एक्सेस ऑफ नेट असेट्स। ठीक है, 20 लाख की असेट्स थी, 12 लाख की लाइबिलिटी थी, डिफरेंस 8 लाख आपने पे करना था, लेकिन आपने पे किया 10 लाख। तो ये 2 लाख जो एक्सेस है वो ही आपकी परचेज्ड गुडविल की वैल्यू है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। जब भी गुडविल परचेज की जाती है ये बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा गया है, पैसे का जाना रिकॉर्ड होगा, तो जो सामान उसके बदले आया है, जो गुडविल उसके बदले परचेज की गई है, दैट गुडविल विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहाँ रिकॉर्ड होगी? बैलेंस शीट में। किस साइड? असेट साइड में, क्योंकि गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है। फिर इसे, क्योंकि हर असेट्स को डेप्रिसिएट किया जाता है या इंटेंजिबल असेट्स को अमोर्टाइज किया जाता है, तो ये भी अमोर्टाइज ही करनी होगी एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी
क्योंकि गुडविल की वैल्यू का या गुडविल की लाइफ का आपको नहीं पता कि कितने साल चलेगी। एक असेट्स में जो टेंजिबल असेट्स होती है वहाँ एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, लाइफ होती है उसकी, कि इतने साल तक चलेगी। इस गुडविल की ये पता नहीं कि हमने जो ब्रांड नेम खरीदा है, जो चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, वो हमें रेगुलर प्रॉफिट कितने सालों तक देगा, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। दैट्स वाई इट हैज़ टू बी रिटन ऑफ एट द अर्लीस्ट। मतलब उस असेट्स की वैल्यू आपको जल्द से जल्द जीरो में कन्वर्ट करनी है। बढ़े आगे, कुछ फीचर्स हैं इसके, समझ लेते हैं। ये कहता है कि परचेज गुडविल सिर्फ तभी आएगी जब आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, कल भी हमने समझा था। क्योंकि गुडविल को परचेज करने के लिए यू हैव पेड कंसिडरेशन, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ काइंड मीन्स अदर देन कैश। तो ये बुक्स में रिकॉर्ड होगी ही होगी, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाई जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। परचेजर और सेलर को ही एक वैल्यू पर एग्री करना पड़ेगा। वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम वैल्यूएशन के मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन गुडविल की वैल्यू सब्जेक्टिव ही होती है। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसकी कोई एमआरपी नहीं है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है कि ये वैल्यू यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इट हैज़ टू बी एग्रीड अपॉन बिटवीन टू and it has to be amortized at the earliest but not later than its useful life। क्योंकि यूजफुल लाइफ का ज़्यादा पता नहीं होता कितने साल चलेगी, इसलिए फटाफट से इसे ज़ीरो करना होता है। समझते हैं एक सवाल लेके। मोहिनी प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ ₹5 lakh पेबल बाय चेक। द असेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर। असेट्स देखिए 9,10,000 रुपये की असेट साइड का टोटल है। फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 7,50,000, डेटर्स 1,50,000, 9,10,000 रुपये का टोटल है। लाइबिलिटी साइड देखें कितना आ रहा है टोटल, 6,10,000 रुपये का। कर लीजिए 520 + 90,000, 6,10,000 रुपये का। असेट साइड का टोटल 9,10,000 रुपये का, लाइबिलिटी साइड का टोटल 6,10,000 रुपये का। दोनों का डिफरेंस 3 लाख रुपये। असेट्स की वैल्यू 9,10, लाइबिलिटीज की वैल्यू 6,10, डिफरेंट निकालेंगे तो 3 लाख आता है। हम कितना पे कर रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है वी आर पेइंग ₹5 lakh। मोहिनी प्राइवेट लिमिटेड इज पेइंग ₹5 lakh। कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है, 2 लाख। ये 2 लाख क्या है, ये गुडविल है, ये गुडविल का पे हो रहा है। ये परचेज गुडविल है क्योंकि इसकी प्राइस पे की जा रही है। क्लियर है। अब इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको एंट्री दिखाने से पहले फॉर्मेट समझा देता हूँ। जितनी भी असेट्स होती हैं, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का रूल है ऑल असेट्स आर डेबिटेड, तो जितनी भी असेट साइड है इन्हें डेबिट कर दीजिए, और जितनी भी लाइबिलिटी साइड है आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। कर दिया तो सर डेबिट साइड में तो आ गया 9,10,000 रुपये और क्रेडिट साइड में आ गया 6,10,000 रुपये। ठीक है, अब आपने 5 लाख रुपए पे और किए हैं, पे करने हैं ना आपको, किए तो नहीं है लेकिन करने हैं ना। तो शिवम के, श्री शिवम के क्रेडिट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि आपने बिजनेस परचेज कर लिया है, 5 लाख रुपए आपने उसको और देने। तो अब तक असेट्स का टोटल था 9,10,000 और लाइबिलिटी का टोटल था 6,10,000। अब लाइबिलिटी में 5 लाख और बढ़ गए हैं, तो 6,10,000 + 5 लाख, अपनी रफ कॉपी ले लीजिए सामने समझने के लिए। 6,10,000 + 5 लाख, 11,10,000 हो गए क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में कितने रहे, 9,10,000 रुपये। अब डेबिट साइड 2 लाख से शॉर्ट है, तो 2 लाख रुपए का क्या बढ़ रहा है आपके पास, गुडविल। कौन सी गुडविल, परचेज्ड गुडविल। तो ये रही वो एंट्री जो मैं आपको समझा रहा था। जितने की असेट्स खरीदी वो सारी डेबिट कर दी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स। जितने की लाइबिलिटी ली वो सारी क्रेडिट कर दी, क्रेडिटर, सैलरीज पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब शिवम को 5 लाख रुपए देने हैं, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इसलिए इसे भी क्रेडिट कर देंगे। अब बैलेंसिंग करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि वहाँ टोटल 2 लाख रुपए से शॉर्ट पड़ रहा है, तो वो बैलेंसिंग फिगर ही आपका गुडविल कहलाएगा। इसलिए आपको गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ₹2 लाख दिख रहा है। ठीक है, ये बिजनेस परचेज करने की एंट्री हो गई। अब
क्योंकि शिवम से हमने बिजनेस परचेज कर लिया है, अब उसे 5 लाख रुपए आपने पे करने हैं। तो कैसे पे करेंगे? बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पे ही तो करना है। तो शिवम अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कितना? 5 लाख रुपए। ये रही आपकी सिंपल सी जर्नल एंट्री। बात कर रहे थे परचेज गुडविल की, अब आएंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर एनी कंसिडरेशन बट इट इज अर्नड बाय योर ओन एफर्ट्स। जिस गुडविल को अर्न करने के लिए आपने मेहनत की है, मैनेजमेंट ने मेहनत की है, पार्टनर्स ने मेहनत की है, वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, किन वजहों से आती है? तो गुडविल की हमने फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं वो सारे पढ़े थे, वो ही सारे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। वो चाहे बिजनेस की लोकेशन हो, चाहे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी हो, चाहे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे आपकी सर्विसेज की क्वालिटी हो, या आपका बिहेवियर हो, वो सारी चीज़ें इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और गुडविल से क्या होता है? प्रॉफिट हायर अर्न होते हैं, इसीलिए हम गुडविल को बनाते हैं और इसकी बात करते हैं। कुछ फीचर्स, इट इज नॉट जनरेटेड ओवरनाइट, इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड गुडविल। दूसरी बात ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट। क्योंकि ये हमने हमारी मेहनत से बनाई है, इसको बनाने में कोई पैसा नहीं लगा है, और लगा भी है तो इट टुक ईयर्स। तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं भी बुक्स में असेट्स नहीं माना जाएगा, इसलिए इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जबकि परचेज गुडविल को किया जाएगा क्योंकि उसके लिए पेमेंट किया था। और क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इस गुडविल की कोई वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इस गुडविल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपकी कितनी इज्जत है बाजार में, कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? 5 लाख की इज्जत है, 2 लाख की इज्जत है, 10 लाख की इज्जत है, नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ये आपका पर्सनल वैल्यूएशन है, ये आपका सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता। मैं कहूँ आपकी कोई इज्जत नहीं है बाजार में, आप कहो नहीं मेरी बहुत पहचान है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसलिए भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ये हैं कुछ मेथड्स गुडविल को वैल्यू करने के। कुछ बुक्स में आपको 7 मेथड्स मिलेंगे, यहाँ मैं आपको 6 मेथड्स दे रहा हूँ, क्योंकि पहला जो मेथड है वो मेथड मेरे पहले मेथड से, उन बुक्स का पहला मेथड मेरे पहले मेथड में ही मर्ज हो जाता है, उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर भी अगर आपको दिखता है कहीं तो उसे इग्नोर ही कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि हमारा पहला मेथड है, इसमें भी 2 तरह के मेथड्स हैं, सब मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पढ़ते हैं ना डिटेल में। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये कहता है कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप एवरेज निकाल लीजिए प्रॉफिट्स का। पिछले अगर 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल के प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल दीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सर ये क्या है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? बड़ा अजीब सा टर्म है, इनकम्प्लीट भी लग रहा है सुनने में। लगने दीजिए इसे इनकम्प्लीट, पर ये कंप्लीट ही है। ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसको एक आधार माना गया है कि अगर आप पिछले रनिंग बिजनेस का परचेज कर रहे हैं, लेट से हिंडौन में मूंग की बर्फी मिलती है गोमती मिष्ठान भंडार पर, गोमती मिष्ठान भंडार की मूंग की बर्फी फेमस है। अब आपने मान लीजिए गोमती मिष्ठान भंडार को परचेज कर लिया, आप कुछ भी चेंज ना करें, लोगों को सिर्फ ये पता लग जाए कि गोमती मिष्ठान भंडार बिक गया, फिर भी वो एक बार तो आपकी तरफ ट्रस्ट दिखाएंगे, कल से दोबारा आपके पास मूंग की बर्फी लेने आप ही के पास आएंगे, एक बार तो आपको ट्रस्ट करेंगे। इस वजह से, उस ट्रस्ट की वजह से, उस ब्रांड नेम की वजह से, उस गोमती मिष्ठान भंडार के नाम की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से आप कुछ साल तक बिना कुछ नया किए या बिना कुछ चेंज किए आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। हाँ, आपने नाम चेंज कर दिया या क्वालिटी चेंज कर दी, बात अलग है, लेकिन आप कुछ भी चेंज ना करें तो आप कुछ सालों तक तो प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। हालांकि आपने क्वालिटी बिगाड़ भी दी तो भी नाम की वजह से आप कुछ सालों तक अर्न करते रहेंगे प्रॉफिट। ये वही साल जो मैं कह रहा हूँ, कुछ सालों तक आप अर्न करते रहेंगे,
कुछ साल, ये कुछ साल ही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है कि इतने साल तक तो फर्म प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी। कितना? एवरेज, जो पिछले 4-5 साल का एवरेज है, इतना तो आप बिना कोई एफर्ट पुट किए इतना तो आप निकाल ही लेंगे। नया बिजनेस शुरू करते आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, शॉप जमानी पड़ती, ऐड करना पड़ता, लोगों तक पहुंचना पड़ता, सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ता, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज आपने एक चली चलाई शॉप ली है गोमती मिष्ठान भंडार, तो और आपने उसके लिए गुडविल के लिए पैसा देना है। तो वो गुडविल की पैसा कैसे देंगे कि भैया 3 साल तक या 2 साल तक या 5 साल तक तो गोमती मिष्ठान भंडार वाला कहेगा आपसे कि भैया इतने साल तक तो आप बिना मेहनत किए पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पास्ट में, मैंने अपनी क्वालिटी जमाने में, अपनी दुकान जमाने में, अपना टेस्ट बिल्ड करने में मेहनत जो की है, उसकी वजह से आप 3 साल तक तो बिना मेहनत के पैसा कमा लोगे। तो वो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर हो गया ये पॉइंट? बढ़ते हैं आगे। बढ़ना क्या है, एक एग्जांपल ले लेना है। गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू वैल्यूड एट 3 ईयर्स, सुनिएगा 3 ईयर्स, परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। एवरेज लेना है 3 साल का, परचेज ऑफ ईयर्स लेना है 4। नहीं, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है मुझसे कैलकुलेशन करने में, इनफैक्ट टाइप करने में। इसे आप 4 ही मान लीजिएगा, 4 ही मान लीजिएगा ईयर ऑफ परचेज, और ये मान लीजिएगा 1 साल का एवरेज प्रॉफिट 0 था। चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। Goodwill of firm is to be valued at 3 years, purchase of 4 years average profit. The profit earned by the firm are 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। इसमें 18,000 जुड़ने से रह गया है, अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी सेम आएगी। 18,000 और प्लस कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है क्वेश्चन में, जीरो भी मत मानिएगा, क्वेश्चन सही है। सिर्फ 18,000 टाइप करने से रह गया एवरेज प्रॉफिट में। तो गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट निकलेगा चारों अमाउंट्स का, 15,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 15,000। और गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट 15,000 अभी ऊपर निकाला, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है ऊपर? 3 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो इस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 45,000। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए बढ़ रहे हैं आगे। अब ये कहता है ये तो बड़ा सिंपल काम रहा कि आपने 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया, 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया और उसका एवरेज निकाल लिया। लेकिन हकीकत में ऐसा होता है क्या? हकीकत में कैसा सर? हकीकत में ऐसा कि प्रॉफिट जो आपको बुक्स में दिख रहे थे वो प्रॉफिट एज इट इज़ थे। क्या वो प्रॉफिट्स एज इट इज़ थे? नहीं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ सालों में आपको कुछ अजीब से नुकसान गए होंगे, कुछ सालों में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आपने अर्न किए होंगे। जैसे कोरोना था, कोरोना में अगर 3 महीने मिठाई की दुकान बंद रही तो क्या आपको एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होगा? मान लीजिए शॉप में आपकी में आग लग गई, तो क्या ये आग हर साल लगती है? ये कोई नॉर्मल लॉस है? नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रॉफिट के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आप कुछ ईयर्स में एबनॉर्मली अर्न करते हैं, और कुछ लॉसेज ऐसे हैं जो आप एबनॉर्मली इनकर करते हैं, बट वो रेगुलर तो नहीं है। तो प्रॉफिट तो वो चीज़ है, या कोई भी उस गुडविल का पेमेंट वो करना चाहेगा जो कि रेगुलर हो। आप जब बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कर रहे हैं तो आप वही करना चाहेंगे ना जो रेगुलर मिले आपको, उसी के बेसिस पे तो आप गुडविल का पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए आप एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी सी मैं कहूँगा ईजी हो गई, बजाय कॉम्प्लिकेट के ईजी हो गई। क्यों ईजी हो गई? कि अब चीज़ें हकीकत में दिखने लगेंगी। अभी तक चीज़ें सिर्फ एक बुकिश थी कि प्रॉफिट आपको दिख रहा है P&L के एंड का, बस आपने उठा के डाल दिया, टोटल किया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स किया, जितने साल का एवरेज निकालना है, और मल्टीप्लाई कर दिया गुडविल निकालने की कितना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये चीज़ बड़ी सिंपल थी, बट इसमें हकीकत नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं रियलिटी नहीं कैच कर पा रहा था ये, इसलिए एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ सालों के अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो गलती से हो गए या इंसिडेंटली हो गए, एक्सीडेंटली हो गए, और कुछ प्रॉफिट्स जो हम
वी आर नॉट सपोज टू अर्न देम बट वी अर्नड देम, जो कि रेगुलर या रिपीटेटिव नहीं है नेचर्स में, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हुए, वो चाहे आग लगने से हुए, चाहे आपने किसी फिक्स असेट्स को बेचा उसमें आपको नुकसान हुए, या आपकी ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन आपने ली, या कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपने पे किया हुआ था, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज हो गया था, ये सब अमाउंट ऐड हो जाएंगे। और जितने भी एबनॉर्मल गेन्स हुए हैं, जो फ़ायदे हमें, जो प्रॉफिट हमने सोचे नहीं थे और फिर भी हो गए बिजनेस में, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ताकि हम हकीकत वाले नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच सकें, एडजस्टेड प्रॉफिट पे पहुंच सकें। वो एबनॉर्मल गेन्स, वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो नॉन रिकरिंग इनकम्स, वो इनकम्स फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब घट जाएंगे, ये सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। सर कुछ कुछ समझ आया, पूरा नहीं आया, ठीक है, एक सवाल लेते हैं, उस सवाल से हम समझेंगे इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को। सिमरन परचेज्ड अनीता's business on 1st April 2018. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of the last 4 years. The profit of Anita's business for last 4 years were, चारों साल का एंड दिया हुआ है, चारों साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। It was observed from the books of the accounts that during the year ended 31st March 2015, an asset was sold at a gain of rupees 10,000. क्या ये 10,000 का प्रॉफिट असेट्स का प्रॉफिट बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? एक रेगुलर प्रॉफिट है क्या? नहीं सर, ये तो कोई असेट्स बेची होगी, उसको मिल गया, हर साल थोड़ी ना असेट्स बेचेगा और हर साल थोड़ी ना उसको 10,000 का फ़ायदा होगा, तो ये प्रॉफिट जस्टिफाइड नहीं है, इसे आप हटा दीजिए। तो 90,000 में से ये 10,000 आप माइनस करिएगा। दूसरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, a machine got destroyed in accident and 30,000 was written off as loss in profit and loss account. क्या ये मशीन का एक्सीडेंट हर साल होगा? क्या ये 30,000 का नुकसान हर साल होगा? नहीं सर। इज इट रिपीटेटिव इन नेचर? नो। इसलिए ये नुकसान उस साल का पर्टिकुलर था, ये एक एक्सीडेंटल नुकसान था। इट वॉज एन इंसिडेंट विच वॉज नॉट इन रिपीटेटिव नेचर, उसे आप वापस से ऐड कर दीजिए। ये उस टाइम हमने लॉस लिखा था, एक एक्सपेंस लिखा था, अब नहीं है, ये हकीकत में नहीं है। ये कब नहीं है? उस साल हुआ था, उस बिज़नेस के लिए हुआ था, अनीता के बिज़नेस के लिए हुआ था, लेकिन सिमरन के लिए ये एक लॉस नहीं है, क्योंकि नेचुरल नहीं था, ये एक नॉर्मल नहीं था। वापस से ऐड कर देते हैं। तीसरा कहता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 द फर्म्स असेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस कराना भूल गए थे, कितने का? 10,000 रुपये का। लेकिन इंश्योरेंस तो यार पे करना था ना उसको, अनीता ने पे नहीं किया तो उसकी गलती है ना, उसको करना चाहिए था। मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंसेस था जो कि उसने P&L में मेंशन नहीं किया, तो नहीं किया तो उसकी गलती थी ना, इस वजह से नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आया। तो अब आप मेंशन कर दीजिए, तो 1,80,000 की जगह अब प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,000 रुपये। पे करना था ना, नहीं किया, कर लेते हैं। तो ये रही आपकी टेबल जो आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स दिखा रही है। पहला 10,000 एक असेट्स जो कि आपने प्रॉफिट पर बेची थी, वो एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, इसलिए हम उसे घटा दे रहे हैं। 90,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 80,000। ब्रैकेट का मतलब आप समझते होंगे, नेगेटिव है ये माइनस का फिगर है। दूसरा था, मशीन डिस्ट्रॉय हुई एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट कोई रेगुलर नहीं इवेंट नहीं है, इसलिए इसे वापस हम जोड़ देंगे, तो 1,60,000 प्लस 30,000 विच इज़ 1,90,000 नॉर्मल प्रॉफिट हमें 1,90,000 रिसीव हुआ। तीसरे साल में इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना लिखने से रह गया, लेकिन ये लिखा जाना चाहिए था। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है वो बढ़ के दिख रहा है 10,000 रुपये से, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम वहाँ एक्सपेंस में डला नहीं, डल जाता तो प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम आ जाता। तो हकीकत वाला प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए इस 10,000 रुपये को हम 1,80,000 में से घटा देंगे, तो 1,70,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट। 31 मार्च 18 के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, हमें 2,20,000 के प्रॉफिट को एज इट इज़ काउंट करेंगे, तो टोटल आता है 6,60,000।
6,60,000। अब ये टोटल कितने साल का प्रॉफिट है? ये 4 साल का प्रॉफिट है। तो डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट को 4 से, 1,65,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए एवरेज प्रॉफिट को, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, ये है आपके लिए एक सवाल, छोटा सा, बड़ा इजी सा, करके भेज दीजिएगा होमवर्क टाइमिंग में ही। पॉज कर लीजिए अपना वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।